आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन मेरे को दे रखा है। तो पैराग्राफ पढ़ते पहले क्या कह रखा है? कोलिजन इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, इधर पार्टिकल मास और रिजिड बॉडीज एक्सपीरियंस वेरी हाई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन। ठीक है, तो कोलिजन एक फिजिकल प्रोसेस है जहाँ पे जो इनके जो दो बॉडीज के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल दो बॉडीज जो कि पार्टिकल मास भी हो सकती हैं और रिजिड बॉडीज भी हो सकती हैं, जो इनके पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ना वेरी स्मॉल ड्यूरेशन. It is not essentially for the objects to physically touch each other for the collision to occur. तो हमेशा जरूरी नहीं है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा टच करें फिजिकली, ठीक है, कोलिजन होने के लिए. Irrespective of the nature of the interaction force and the nature of the colliding body, irrespective of the मतलब हमें इंटरेक्शन फोर्स और नेचर से कोई लेना देना नहीं है. न्यूटन सेकंड लॉ होल्ड्स गुड ऑन द सिस्टम. तो यानी कि किसी भी नेचर और किसी भी इंटरेक्टिव फोर्सेस के पार्टिकल्स हो, वे न्यूटन सेकंड लॉ जरूर फॉलो करेंगे. Hence, the momentum of the system before and after the collision remains conserved if no appreciable external forces acts during the collision. अगर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा तो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम होल्ड करेगा. The amount of energy lost during the collision, if at all, is indeed dependent on the nature of the colliding object. लेकिन जो हमारी एनर्जी लॉस का अमाउंट होगा वो हमारा जो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके नेचर पे डिपेंड करेगा. The energy losses to be maximum when the objects stick together after the collision. जब दो ऑब्जेक्ट एक आपस में स्टिक कर जाते हैं आफ्टर कोलिजन, तो जो हमारा एनर्जी लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, इसको इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं. द टर्मिनोलॉजी इज टू डिफाइन द कोलास्टिक इज इलास्टिक इफ नो एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस. अगर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी तो हम उस कोलिजन को बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन. एंड टू डिफाइन द कोलिजन एज inelastic for maximum energy loss. ठीक है, inelastic होनी चाहिए ना कि प्लास्टिक. The behavior of the system after collision depends on the position of colliding objects as well. तो जो हमारा कोलाइडिंग जो बिहेवियर, तो जो हमारा आफ्टर कोलिजन जो हमारा सिस्टम का मोशन होगा वो हमारा एक्चुअली डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, पोजीशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द कोलिजन एज वेल. Any unidirectional motion of the colliding object before collision can turn into two-dimensional after collision if the line joining the center of mass of the two objects is not parallel to the direction of the velocity. तो अगर दो पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं हेड ऑन, मतलब वन डायमेंशनल वे से आ रहे हैं, पर ये कोलिजन के बाद जो है टू डायमेंशनल मोशन फॉलो कर सकते हैं अगर इनकी जो फोर्स है, जो इनकी सेंटर ऑफ मास की लाइन है, ठीक है, द इफ द लाइन ज्वाइनिंग द कोलिजन इज, अच्छा, तो जो लाइन है सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली, अगर वो वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है, तो ये दोनों 2D में चले जाएंगे, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन से ये टू डायमेंशनल मोशन फॉलो करने लग जाएंगे. ये मेरे को बोल रखा है. ठीक है, सच टाइप ऑफ कोलिजन इज रेफर्ड टू एज ओब्लीक कोलिजन. तो इस कोलिजन को मैं बोलूंगा ओब्लीक कोलिजन, which may be either 2 or 3 dimensional. According to the definition in collision paragraph 1, which of the following physical process is not collision? तो कौन कौन से process collision नहीं है? A projectile exploding into 3 fragments in the highest point, two soap bubble coalescing to form a bubble of larger radius, a vertical upward thrown particle changing the direction at its highest point, a piece of magnet thrown on a metallic surface. तो यहाँ पे देखिए जब एक्सप्लोजन होता है तब भी तो हमारे जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इनके बीच में इंट्रैक्शन होता है ना, तो ये भी ठीक है. तो यानी कि ये कोलिजन है. दो सोप बबल जब एक साथ आएंगे तो इनके बीच में कोई ना कोई इंट्रैक्शन तो होगा ही. ठीक है, ये आप पढ़ेंगे वहाँ पे सरफेस टेंशन वगैरह में, तो सरफेस टेंशन वगैरह को कोई ना कोई फोर्स तो होता ही है, तो यानी कि इसमें भी इंट्रैक्शन तो हो ही रहा है. तो ये ऑप्शन आपका गलत है, मतलब हाँ ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ये भी कोलिजन है. अगर मैं कोई अपवर्ड पार्टिकल फेंकूं, ठीक है, तो एक सेकेंड, तो ये किसी दूसरे पार्टिकल के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं रख रहा है, इससे अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करी जस्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन. ठीक है, तो इस पर एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटी. ठीक है, तो इसकी वजह से इसने अपनी जो पोजीशन जो डायरेक्शन वो चेंज करी, नॉट ड्यू टू एनी कोलिजन. अ पीस ऑफ मैग्नेट,
अ पीस ऑफ मैग्नेट थ्रोन ऑन अ मेटालिक सरफेस, इट विल ऑल्सो कोलाइड। ठीक है, तो ये ठीक है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन अगर मेरे को चूज करने को बोले तो कौन सा होगा, ये। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस पैराग्राफ का। For which of the following collision the external forces acting on the system during collision is not appreciable as mentioned in the paragraph 1? तो कौन से collision में जो external forces हैं वो मतलब they are not appreciable, ठीक है। तो यहाँ पे जिसमें फोर्सेस नेग्लिजिबल होंगे मेरे को बताना है। द वॉल स्ट्राइकिंग अ रिजिड वॉल कंसिडर बॉल एज अ सिस्टम। तो क्या ये बॉल, अगर मैं इस बॉल को सिस्टम लूँ, ठीक है, अगर मैं बॉल प्लस वॉल का सिस्टम लूँ तो हमारा जो मोमेंटम है वो कंजर्व रह सकता है, लेकिन एक्चुअली अगर बॉल देखी जाए तो बॉल पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। वो होगा 2mu एक्चुअली डेल्टा पी बाई डेल्टा टी पे इक्वल, और डेल्टा टी मेरे को पता है कि ये बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, यानी कि ये तो मैं ऑप्शन ठीक नहीं करूँगा। A 5 kg mass thrown vertically upward exploding during its motion। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स है वो अप्रिशिएबली बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ होगी मेरी यहाँ पे वैलिड होगी, ठीक है। ओके सो क्योंकि देखिए जो मोमेंटम चेंज होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ इंटू डेल्टा टी के इक्वल होता है। यहाँ पे मेरे को पता है डेल्टा टी बहुत ही कम है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, अप्रिशिएबली लो, ठीक है। अगर डेल्टा पी अप्रिशिएबली लो है तो हाँ ये वही फोर्स है जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। अ पार्टिकल हिटिंग अ रिजिड बार ऑफ लेंथ एल लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो एक पार्टिकल है, तो मैं सिर्फ रिजिड बार को सिस्टम लूँ तो आपको फिर से पता कोई ना कोई फोर्स तो लगेगा, ठीक है। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, आपको पता है कि डेल्टा टी बहुत छोटा है, तो ये जो टर्म है फोर्स वो बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन मैं ठीक नहीं कर रहा। टू पार्टिकल्स मूविंग each other due to the gravitational attraction and hitting each other, consider पार्टिकल एज सिस्टम। तो कोई भी एक एनी पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल लूँगा तो ऑब्वियसली फिर से वही चीज़ है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बहुत स्मॉल है तो ये फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी मैं ठीक नहीं कर रहा। अच्छा और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। According to the definition of oblique collision in the paragraph, which of the following cannot be oblique? Collision between two point masses, ठीक है। अगर दो पॉइंट मासेस हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो जो इनकी सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो वेलोसिटीज़ के पैरेलल ही होनी चाहिए। अगर इसकी वेलोसिटी इधर हो गई तो ये दोनों कोलाइड ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन मेरे को दी थी इस पैराग्राफ में उसके हिसाब से दो पॉइंट मासेस कभी भी ऑब्लिक कोलाइड नहीं कर सकते। कोलिजन बिटवीन टू रिंग्स ऑफ द सेम रेडियस, ये दो रिंग है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास ये मान लेता हूँ, इसका सेंटर ऑफ मास ये मान लेता हूँ, लाइन ज्वाइनिंग ये हो गई, इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है, तो आप देख सकते हैं कोलिजन आपका ऑब्लिक होगा। ऐसे इन दोनों केसेस में भी आप सेंटर ऑफ मास कहीं भी ले सकते हैं, जरूरी थोड़ा ना कि ये रिंग जो है यूनिफॉर्म हो, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कहीं भी ले सकते हैं, तो उससे जो हमारी डेफिनेशन है वो फॉलो नहीं हो रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिजन इज वन डायमेंशनल। तो कौन सा जो कोलिजन है वो मेरा वन डायमेंशनल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनका सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली लाइन है और इनकी जो वेलोसिटीज़ है वो सेंटर ऑफ मास के ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल नहीं है, सो दिस इज़ नॉट अ वन डायमेंशनल। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये है हमारी सेंटर ऑफ मास को लाइन ज्वाइन करने वाली, और जो दोनों वेलोसिटीज़ हैं एक वेलोसिटी पैरेलल नहीं है इस लाइन से, तो ये भी नहीं। इसका सेंटर ऑफ मास ये है, तो अगर मैं लाइन ज्वाइन करूँ तो ये कुछ ये होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अब जो वेलोसिटी है एक्चुअली यहाँ पे देखिए जो वेलोसिटी है वो अब पैरेलल तो है, लेकिन क्या पता सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो, मेरे को क्या पता सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं दे रखा मेरे को ये। तो आप देख सकते हैं अभी भी ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर इसका सेंटर ऑफ मास ये है और ये, तो इन दोनों की लाइन ज्वाइन करने वाली की वेलोसिटी सेम रहेगी, तो ये है हमारा 1D। एक और क्वेश्चन है, ठीक है। A 4 kg sphere is moving with a velocity 4 meter per second, collides with an identical sphere of 2 kg moving with 2 meter per second as shown. Final kinetic energy is less than the initial kinetic energy. What type of collision is this? कौन सा कोलिजन है? तो सबसे पहले तो आप देखें कि ये इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन है, क्योंकि ये रहा सेंटर ऑफ मास को लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन और वेलोसिटीज इसके पैरेलल नहीं है इस लाइन के, तो दिस इज एन ऑब्लिक कोलिजन, यानी कि टू डायमेंशनल कोलिजन, ये या ये, ठीक है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता। अब इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है,
मेरे को पता है कि काइनेटिक एनर्जी इसकी घट गई का मतलब है कि अगर सेम रहती, कंजर्व रहती तो इलास्टिक होता, तो इलास्टिक भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन है। ठीक है,